नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम सेहत में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। ये सप्ताह दिल को समर्पित है और इस सप्ताह 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाने जा रहे हैं। मगर दिल को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए और कैसे दिल के सबसे बड़े खतरे यानी हार्ट अटैक से बचा जाए, आज हम सेहत पर इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश सेहत। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम चर्चा करेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में हार्ट अटैक पर कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, क्या इसके कोई सिम्टम्स होते हैं जिसके चलते मरीज को पहले से पता चल जाए कि दिल की बीमारी से वो जूझ रहा है और इसके उपचार क्या है। और इसके लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान, राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेश शर्मा जी। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे सारे दर्शकों को भी मेरा अभिवादन और मेरी शुभकामनाएं है कि आप सभी का हार्ट स्वस्थ रहे, हृदय स्वस्थ रहे आपका। अमित जी। जी सर, आज हम हार्ट अटैक पर चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसा विषय है जिस पर बातें कई बार होती हैं, लेकिन लोगों के मन में इसे लेकर संशय बहुत होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि क्या हार्ट अटैक यानी कि जो सीने में दर्द है, अगर हल्का भी किसी को दर्द हो रहा है तो क्या वो इसकी तरफ जा सकता है। आम शब्दों में हम दर्शकों को कैसे समझा सकते हैं कि हार्ट अटैक वास्तव में है क्या। जी देखिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट में 3 खुद को ब्लड देने वाली आर्टरीज होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं जी। इसमें से कोई भी आर्टरी या उसकी कोई ब्रांच यदि बंद हो जाए तो हार्ट के एक हिस्से में खून जाना बंद हो जाएगा। उतना हिस्सा जो है उस हार्ट का, उसकी मसल जो है वो धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, डैमेज होता है। ये हार्ट अटैक है। सवाल ये है कि कैसे जाने, कोई भी छाती का दर्द हार्ट अटैक तो नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। तो एंजाइना जो है वो हार्ट से होने वाले पेन को कहा जाता है। एक टिपिकल एंजाइना होता है जिसमें दर्द जो है वो छाती के या तो बीचों बीच होता है, जैसे यहाँ, या फिर बाएं साइड में, और वहाँ से वो दोनों आर्म्स की ओर जाता है या फिर जाँ तक जाता है। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ हों। इसके साथ दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है घबराहट, बेचैनी, पसीना। ये ऑटोनॉमिक सिम्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये अगर हैं तो डेफिनेटली आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर इसमें घबराहट, बेचैनी, पसीना नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में शंका है तो बिल्कुल उसको दूर करना चाहिए। जाएं, ECG कराएं, डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल ECG करा सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और बिल्कुल परामर्श करने के बाद ही इसके उपचार में आप जा सकते हैं। लेकिन ये उपचार किस तरह का होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक जुड़ चुके हैं सर, सनी नाम है इनका। सनी जी, बहुत स्वागत है आपका सेहत में। किस शहर से बात करें, जगह का नाम बताएं और फिर आपका सवाल रखें। जी सनी जी। मैं भिलाई से बात कर रहा हूँ। दरअसल सवाल ये था कि कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आप काम कर रहे होते हैं या खान पान में दिक्कतें होती है, तब भी कई बार दर्द सा होता है सीने में। तो क्या हार्ट अटैक का जो एक साइन है या जो सिंबल है या इसका जो संकेत है उसको हम कैसे कंफर्म कर पाए कि भाई यही हार्ट अटैक है या ये गैस की वजह से हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है। ठीक है सनी जी, आपकी बात तो हम समझ गए। आपने सवाल भी बहुत अच्छा पूछा है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार छाती में दर्द होता है और कई बार लगता है कि गैस हो रहा है, पेट में जलन हो रही है। अब कहीं ये हार्ट अटैक का लक्षण तो नहीं हो रहा है, मन में घबराहट भी आ जाती है। तो मैंने अभी आपसे चर्चा में बताया था, यदि आप प्रोग्राम शुरू से देख रहे हैं, आपको छाती में दर्द हो या पेट में गैस हो, जलन हो, एसिडिटी सा लग रहा है, लेकिन साथ में अगर हमने जो कहा ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, बेवजह घबराहट, पसीना, बेचैनी, ज़रूर उसको आप शंका में लीजिए कि ये हार्ट की ओर इशारा कर रहा है। तुरंत जाइए, अपना जांच कराइए और आगे का जो भी होगा वो डॉक्टर की सलाह से ही होगा। खुद फैसला नहीं करिएगा। इवन अगर सिर्फ एसिडिटी भी लग रही है और आपके मन में शंका है तो उसका निदान करना ज़रूरी होता है। किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं होती है। बिल्कुल, तो यदि आपको ऐसा लग रहा है, इस तरह के लक्षण हैं, तो डॉक्टर के पास आपको जल्द से जल्द जाना होगा और फिर उपचार की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार टेस्ट के बाद ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि क्या ये गंभीर खतरा आपको है या फिर कोई सामान्य सी चीज़ है जिससे आप घबरा रहे हैं। सर, और अक्सर हम देखते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को लेकर लोग एक कॉमन मिथ पालते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनके जो लक्षण होते हैं वो वाकई में एक होते हैं या फिर ये दोनों अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अमित जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप ठीक कह रहे हैं। एक हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर बहुत लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं इनमें।
लेकिन देखिए हार्ट अटैक पे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई हार्ट अटैक, हार्ट की जो आर्टरीज या नस हैं उसमें कहीं रुकावट हो गई, बंद हो गई, तो हार्ट का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो रहा है, ये है हार्ट अटैक। अब इस डैमेज होने से क्या होगा, जाहिर है हार्ट का मुख्य काम क्या है, पंपिंग। यदि हार्ट का कोई हिस्सा कमज़ोर होने लगे तो पंपिंग पे ही असर आएगा। यदि ये कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, मतलब हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम हो गई, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि हार्ट कमज़ोर हो गया है, हार्ट वीक हो गया है, तो उससे जो लक्षण आएंगे वो हार्ट फेलियर के लक्षण होते हैं। मतलब कमज़ोर हार्ट जिसकी पंपिंग कम है, उसमें जो स्थिति बन रही है उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। और छाती दर्द लेके किसी आर्टरी के बंद होने के कारण हार्ट के एक हिस्से में जो असर आ रहा है उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो आप ऐसा भी समझिए कि हार्ट अटैक होने के बाद यदि हार्ट कमज़ोर हो रहा है तो बंदा, वो व्यक्ति जो है वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। लक्षण की बात है तो हार्ट फेलियर में मुख्य लक्षण होंगे, देखिए हार्ट फेलियर में जब पंपिंग कम हो जाता है तो शरीर में पानी जमा हो, पैर में पानी जमा होगा, लंग्स में पानी जमा होगा, तो सांस फूलती है, सबसे पहला लक्षण है। जैसे ही चलना फिरना चालू किए आपकी सांस फूलेगी। रात को कभी कभी बेवजह दम घुट रहा है और उठ के बैठना पड़ा, बैठने से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक लक्षण होता है, इसको हम पीएनडी कहते हैं। तीसरा है स्वेलिंग। स्वेलिंग जो है मुख्य रूप से पैरों में आती है, लेकिन अगर स्वेलिंग ज़्यादा होने लगे तो फिर ये जनरलाइज भी हो जाता है। तो हार्ट फेलियर के मुख्य लक्षण ये हैं और उसका इलाज भी अलग है। हार्ट अटैक जो है चूँकि नस बंद होती है तो उसका इलाज उस नस को खोलने के लिए किया जाता है, तो दोनों के इलाज में भी फ़र्क है। तो लक्षण इसके अलग होंगे और बहुत स्पष्ट तरह से डॉक्टर शैलेश जी ने यहाँ पे बताया है दर्शकों को कि यदि आप में ये लक्षण है तो हार्ट अटैक हो सकता है, यानी तो हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है। सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा हो लेकिन उसके पहले उसे इन लक्षणों के बारे में ना पता चल सके, साइलेंट हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं, ये क्या कंडीशन होती है? बिल्कुल, असल में ये बहुत बड़ी आयरनी है जी। एक तो जैसे हार्ट अटैक की बातें हो रही हैं, तो जिन लोगों को हार्ट अटैक होने की संभावना है, जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तनाव में रहते हैं, कुछ व्यसन है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन लोगों को तो स्वयं जागरूक होकर इन चीज़ों के बारे में समझना चाहिए, लेकिन अधिकांशतः ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक लक्षण लेके आया तो सिम्टोमेटिक हुआ, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कभी कभी हार्ट अटैक आता है और बिल्कुल साइलेंट। यदि वो गंभीर हार्ट अटैक है तो फिर बाद में, साइलेंट का मतलब होता है कि हमको दर्द नहीं हुआ, लेकिन यदि हार्ट अटैक बड़ा है और हार्ट कमज़ोर हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे, सांस फूलेगी, घबराहट होगी, ये कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन हार्ट अटैक यदि इतना है कि व्यक्ति सह लिया, उसके हार्ट ने उसको आसानी से सह लिया, तो ना व्यक्ति को कोई लक्षण समझ में आता है, और कभी किसी जांच में बाद में कोई ईसीजी किसी कारण से होती है या कोई इको कभी होता है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आपको पहले कभी कोई हार्ट अटैक आया, क्योंकि उसके निशान ईसीजी और इको में दिखते हैं। साइलेंट अटैक बहुत कॉमन है, जिनको बीपी है और जिनको शुगर है, इन दो लोगों में साइलेंट अटैक होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको जागरूक बनना पड़ेगा। हार्ट अटैक के लक्षणों के इंतज़ार नहीं करना है, उसके पहले अपनी नियमित जांच क्या होती है उसके बारे में पता करें, वो सब कराएं और हार्ट अटैक को दूर करें अपने से। जी। तो जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ की समस्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ये तो एक रिस्क फैक्टर होता ही है, लेकिन सर ने बताया कि इसके अलावा भी हमको अवेयर होना है, जागरूक होना है इसके प्रति। सर, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या एज भी इसमें डिटरमाइन होती है, कोई जेंडर डिटरमाइन होता है? अभी तक क्या सामने आया मेडिकल साइंस के स्टडीज़ में? जी, देखिए रिस्क फैक्टर जो हैं कुछ तो ऐसे हैं जिसमें हमारा बस चल सकता है, जैसे अभी हम कह रहे थे, शुगर है कंट्रोल रखिए, बीपी है कंट्रोल रखिए। जी। कुछ एडिक्शन है, आप उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। कोलेस्ट्रॉल है, कंट्रोल हो जाएगा। मोटापा है, कोशिश की जा सकती है। स्ट्रेस है, मैनेज हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन वो भी रिस्क फैक्टर हैं। यदि कोई पुरुष जो 45 साल का हो चुका है, कोई महिला जो 55 की हो चुकी है, तो ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माता पिता, भाई बहन, इनमें भी किसी को यदि हार्ट अटैक आया हो, और उसकी भी एक उम्र सीमा होती है जिसको हम कहते हैं कि प्रीमेच्योर हार्ट अटैक, प्रीमेच्योर एज, पुरुष 55 साल और महिला 65 साल, तो रिस्क फैक्टर के लिए 45 और 55, और फैमिली में किसी को हुआ है उसकी हिस्ट्री के लिए 55-65। तो फैमिली में यदि किसी को हुआ है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। अब आप अपने आप को असेस करिए,
आपके अंदर रिस्क फैक्टर 0 हैं तो भाई आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम है, 0 ही समझ लीजिए। 1 रिस्क फैक्टर है तो हार्ट अटैक होने की संभावना तो बढ़ गई, भले वो लो रिस्क हुआ। और 2 या 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो वो तो हाई रिस्क है। इनको अलर्ट होना है और अपनी नियमित जांच जरूर करानी है हार्ट अटैक से बचने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी सर आप दे रहे हैं, और जिस तरह से सर ने बताया है कि रिस्क फैक्टर्स का एनालिसिस आपको खुद करना है। यदि आपके परिवार में इससे संबंधित कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, आपके पुराने किसी एंसेस्टर को या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो रिस्क फैक्टर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वहीं एज फैक्टर भी इसमें बहुत मायने रखता है, 45, 55, और जिस तरह से एक एज क्राइटेरिया सर ने बताया है 55 और 65 का, इसे लेकर आपको चलना है, असिस्ट करना है, एनालिसिस करना है। और यदि संभावना है और लक्षण है तो तुरंत आपको परामर्श लेने की आवश्यकता यहाँ पर है। और स्क्रीन पर भी लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इसमें कॉल करके आप डॉक्टर शैलेश शर्मा जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हार्ट अटैक इस विषय को लेकर कोई भी समस्या आपकी है, कोई जिज्ञासा इस विषय में जानने की, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर, आज हार्ट अटैक पर हम चर्चा कर रहे हैं और वर्ल्ड हार्ट डे हम मना रहे हैं। इस हार्ट डे को मनाने की जरूरत सर क्यों पड़ रही है? क्या ऐसा माना जाए कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, बदलती लाइफस्टाइल है, उसमें लोग बहुत भारी भरकम वर्कआउट तो करते हैं लेकिन दिल का ख्याल नहीं रखते हैं? ठीक कह रहे हैं जी। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे कब चालू हुआ? 1999। जी। कारण क्या था उस जमाने से लेके, और अगर वो चीज़ आप कहें तो आज भी दुनिया में सबसे जो मौतें होती हैं उनमें सबसे प्रथम, सबसे ज़्यादा जो अकाउंट करता है वो क्या है? हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। रफली 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ से कुछ कम होते हैं, हर साल कार्डियोवास्कुलर डिसीज से मौत के आगोश में जाते हैं। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइड, शायद हमारे देश में भी, सिटी वाइड, रीजन वाइड, मतलब आप कहीं भी असेस करिएगा तो सबसे पहला कॉज ऑफ डेथ जो मिलेगा वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज। इसमें हार्ट अटैक भी आता है और जो ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रोक जी वो भी आता है। अमित जी, मैं इसमें एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ, हम बार बार नियमित जांच की बात कर रहे हैं जी। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि हार्ट की शंका लेके वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मेरी ईसीजी कर दो, ईसीजी किया, ईसीजी नॉर्मल है तो खुश होकर चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपको जान के अचरज होगा कि जो हार्ट का हमने जैसे कहा 3 कोरोनरी आर्टरीज है, यदि तीनों आर्टरीज में भी चोकिंग हो चुकी है तो 1/3 लोगों को ईसीजी आप कराएंगे उनको नॉर्मल मिलता है, 2/3 हैं जिनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी मिलेगी। तो ईसीजी अकेले पे ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि अंदर कोई बीमारी है जो आगे चल के हार्ट अटैक दे, उसका प्रेडिक्शन वो करे। उसके बाद लोग इको करा लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि बोले अब हमको कुछ नहीं है। इको भी सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जो पास्ट में घटित हो चुका है। कोई पुराना हार्ट अटैक, हार्ट में कोई पंपिंग में कमी है, कोई वॉल्व में लीक है, लेकिन आने वाले हार्ट अटैक की संभावना सिर्फ एक जांच बताती है और उसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। जब हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आता है, लोड आता है, जब हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, उस समय हार्ट किस तरह से काम कर रहा है, वो नॉर्मली काम कर पा रहा है कि वो नॉर्मली काम नहीं कर पा रहा है, इसका फैसला हम लोग करते हैं स्ट्रेस टेस्ट। और सबसे जो कॉमन स्ट्रेस टेस्ट है वो TMT, ट्रेडमिल टेस्ट। जैसे जिम में जो ट्रेडमिल होता है उसमें आप एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हम लोग ट्रेडमिल के ऊपर चलाते हैं जिससे दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती है, लगातार इसी निकालते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं है। नॉर्मल TMT यदि है तो आप चांसेस इस बात के हैं कि आप हार्ट अटैक से बचे हुए हैं। यदि TMT में खराबी है तो फिर उसका फैसला डॉक्टर करते हैं कि कितनी खराबी है, सिर्फ दवाओं पे रख दें या फिर आगे की जांच की जरूरत है जिसमें एंजियोग्राफी मुख्य होता है जी। ये फैसला डॉक्टर का होगा। बिल्कुल, तो पूरी तरह से चेकअप आपको कराना है। केवल ईसीजी आपने करा ली इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो गए, कुछ और टेस्ट हैं। कंप्लीट बॉडी चेकअप कराएंगे तो आपकी जो कंडीशन है करेंटली बॉडी की वो सामने आएगी कि किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स आपको अपनाने हैं। सर, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ से ही हैं, राजिम से बात कर रहे हैं समीर। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका सेहत में। इस विषय से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं जी। सर जी सर, मुझे कुछ महीनों से सीने में दर्द हो रहा है, तो इसके बारे में या इलाज के बारे में पूछना है आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में। कितनी है आपकी? जी, एज कितनी है आपकी? 28 सर। 28, काफी यंग है सर। कोई बीमारियां? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं है। देखिए, हम लोग अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो यही डिस्कस कर रहे हैं लगातार कि कोई भी छाती का दर्द किसी को भी हो तो जरूरी नहीं कि हार्ट की ओर इशारा कर रहा हो। उसके लिए कुछ हार्ट के लक्षण हमने बताया, एंजाइना कैसा होता है वो हमने बताया, आपने सुना होगा। आप असेस करिए कि क्या आपको उसी तरह का दर्द होता है कि जब भी आप एक
डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्सर्शन, जैसे आपने चलना चालू किया तो हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर या जो भी एक लिमिट हो, उसके बाद छाती में दर्द चालू होता है और आपको रुकना पड़ता है। रुकने के बाद वो 5-10 मिनट में धीरे 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 कम होता है। ऐसा दर्द है तो हार्ट की ओर इशारा है। दूसरे तरह का दर्द है, फिर आपसे यही कहूँगा कि जब तक हमने मरीज को देखा नहीं है, पूरा एनालाइज नहीं किया है, तो ये नहीं कह सकते कि आपकी शंका गलत है या सही। बेहतर होगा आप एक बार जांच करा लें। बेहतर होगा कि आप जांच करा लें ताकि आपकी शंका भी दूर हो जाए और अब वर्तमान में क्या कंडीशन आपकी बॉडी है ये भी स्पष्ट हो जाए। सर, जिस तरह से हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और आपने बताया है कि हमें खुद को हेल्दी रखने की जरूरत है और टेस्ट भी हमें कुछ कुछ कराने चाहिए। अभी ये देखा जा रहा है सर, जो एक ट्रेंड हो गया है हैवी वर्कआउट का जिम में। पिछले साल आपने देखा है कि जाने माने अभिनेता थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिम में वर्कआउट करने के दौरान उनकी भी कंडीशन कुछ ऐसी हुई। हाल ही में राजू श्रीवास्तव के साथ भी ऐसी ही कंडीशन हुई। तो क्या ये जो हैवी लिफ्टिंग होती है, हैवी वर्कआउट्स होता है, और जो लोग बाहर से बहुत फिट नजर आते हैं, जो बहुत ज्यादा एक हम कह सकते हैं सोशल मॉडल होते हैं, उन पर भी इसका असर है? इसके पीछे कारण क्या है सर कि जो फिट व्यक्ति है, जो लगातार रूटीन में वर्कआउट कर रहा है, वो भी इसका शिकार हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और आप जो उदाहरण दे रहे हैं उसमें मशहूर सिंगर के जी, तो उनका भी उसी तरह से प्रॉब्लम हुआ था जो आपने कहा, उनका भी। जी, देखिए, फिटनेस किस तरह से नापी जाए। फिटनेस का, जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, तो हम आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की बात कर रहे हैं और उसके लिए जिम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक्सरसाइज जो आपके बॉडी को, आपके हार्ट को, आपके वेसल्स को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को टोन अप करे, उस एक्सरसाइज की रिकमेंडेशन हम करते हैं। तो वो बहुत सिंपल है, ना जिम की ज़रूरत है, ना बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत है। आपको सिर्फ 1 घंटा प्लेन लेवल पे, मतलब जैसे किसी ग्राउंड में जी, आप वॉक कर लें। आप 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 5 दिन कर लें। आप 1 घंटा नहीं कर सकते हैं, आधा घंटा कर लें। पूरे हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे चलने का एक एट एन एवरेज पेस, मतलब समझ लीजिए कि 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। इस स्पीड में आप उस वॉक को मेंटेन कर लिए, आपकी फिटनेस हो गई कार्डियोवास्कुलर। आप जब बात कर रहे हैं कि इतना फिट आदमी, और वो तो देखिए वो बॉडी बिल्डिंग वाली फिटनेस है। लेकिन जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो फिजिकली इतने फिट होते हैं, लेकिन क्या उनको हार्ट अटैक नहीं होता? क्योंकि हार्ट अटैक जिन कारणों से होता है वो दूसरी चीज़ें हैं, उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। ना अपनी नियमित चेकअप, जैसे हम कह रहे हैं, अगर नहीं कराई हो, आपने भी बताया साइलेंट हार्ट अटैक होता है, वैसे ही ये जो हार्ट अटैक होता है एकाएक है, लेकिन हार्ट की नसों में जो चोकिंग हो रही है, जो ब्लॉकेज आता है, वो धीरे 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 सालों साल में आता है और फिर एक दिन एकाएक बंद होता है। तो घटना एकाएक होती है, लेकिन उसको शुरुआत तो सालों से होगी रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि नियमित जांच में आपका टीएमटी शामिल है और यदि हार्ट के जो आर्टरीज हैं उसमें कोई ब्लॉकेज आ रहा है, तो टीएमटी जरूर आपको इशारा करेगा। समय रहते एंजियो हो जाता है और आगे की इलाज जो है हो जाती है, हार्ट अटैक से आदमी बच जाता है। हार्ट अटैक के बाद में भी यही बात हो कि एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, लेकिन जैसा हमने बात की, यदि हार्ट कमज़ोर हो गया है जी, तो फिर वो तो दूसरी बात हो गई ना। इसलिए बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहा भी गया है। और जरूरी नहीं कि यदि सामने से कोई फिट दिख रहा है, बहुत अच्छे शेप में उसकी बॉडी है, तो उसका दिल भी उतना मजबूत हो। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो इस कार्यक्रम में हम आज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजधानी रायपुर से, आकांक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका सेहत में। इस विषय से संबंधित जो आपका प्रश्न है आप डॉक्टर शैलेश शर्मा जी से पूछ सकती हैं। जी सर, आपको और डॉक्टर साहब को नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, हमें ये पूछना है हमारे पापा के बारे में। उनकी एज अभी 61 साल है। उनको पिछले 15 साल से हाई ब्लड प्रेशर है और 7-8 साल से क्रॉनिक किडनी डिसीज है। क्रिएटिनिन उनका 1.6 रहता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दवाइयाँ रोज खाते हैं। तो उनका लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी नॉर्मल है। ये है कि जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो 40 के आसपास रहता है, उससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है। सर, उन्होंने रूटीन में इकोकार्डियोग्राम करवाया था सर, वो नॉर्मल आया था, लेकिन टीएमटी माइल्डली पॉजिटिव आई थी। तो सर, किडनी के इशू के कारण एंजियोग्राफी के लिए डॉक्टरों ने तो सलाह नहीं दी है। तो सर, आप कोई सब्स्टिट्यूट बता सकते हैं क्या एंजियोग्राफी का, जिससे किडनी पर कोई दबाव ना पड़े और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहे? उसके लिए कुछ बता सकते हैं क्या? सर, रोज पापा टेल्मिसार्टन खाते हैं, टीएमटी और इकोस्प्रिन भी खाते हैं। तो ठीक है, यही पूछना था। ठीक है, ठीक है।
आपकी बातें जो है ना उसको सुन के एक चीज़ तो क्लियर है कि कम से कम आप अवेयर हैं, अपनी बीमारी समझ रहे हैं, उस बीमारी से संबंधित जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में भी आप नज़र रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे जागरूक मरीजों को देख के खुशी होती है। जी। आपने जो मुद्दा उठाया है कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उसको हम कहते हैं HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अच्छा कोलेस्ट्रॉल ना, कोलेस्ट्रॉल इन जनरल चाहे बुरा हो अच्छा हो टोटल हो, ये जेनेटिकली डिसाइड होता है। हर व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल अलग लेवल पे है और वो उनके जीन्स के हिसाब से ही तय होता है। किसी का पैदाइशी कम है, किसी का पैदाइशी ज़्यादा है। तो ये जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये पूरे इंडियंस में क्या, मैं कहूँगा कि पूरे एशियंस में ये एथनिसिटी का इशू है। हम लोगों का जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी एक जो लिमिट जनरली कही जाती है वो 35 से 55, लेकिन अधिकांश लोगों का ये लो ही रहता है, इवन 35 भी नहीं रहता। किसी का 30 है, किसी का 25 है, 28 है। उसको बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं उसमें मेन तो यही है कि जो फिज़िकल एक्सरसाइज वो थोड़ा बढ़ाता है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा देते हैं वो भी 5% उसको बढ़ाता है। इसके अलावा एक दो उपाय और हैं जो मुझे लगता है कि अभी डिस्कस ना करें, लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त है। 40 बहुत अच्छा है, उसको लेके मन में निराशा नहीं पालिए और उसको 55 करने की कोशिश नहीं करिए। दूसरी बात आप जो कह रही हैं कि TMT खराब था और एंजियोग्राफी की सलाह शायद नहीं दी या दी तो किडनी के कारण नहीं की, तो ये पर्टिकुलर मामला जो है TMT में भी बहुत सारे पिटफॉल्स होते हैं, उसके शॉर्ट कमिंग्स हैं। हर खराब TMT ज़रूरी नहीं कि अंदर हार्ट में नसों में ब्लॉकेज हो। 5% ऐसे भी लोग हैं जिनकी TMT खराब होती है और अंदर हम एंजियोग्राफी में नॉर्मल पाते हैं। तो वो एक बार इसको व्यक्तिगत रूप से या आपका कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो वो डिटेल में एनालिसिस करे कि TMT की खराबी में कहीं कोई और कारण तो नहीं है। जैसे खून की कमी यदि है तो वो भी TMT खराब देगा। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखने के बाद ही ये फैसला होता है। या बहुत हल्की खराबी है तो कार्डियोलॉजिस्ट आपको दवाओं पे रखता है, खराबी ज़्यादा है तब एंजियोग्राफी की बात होती है। लेकिन वही फिर से कह रहे हैं, क्रॉनिक किडनी वालों को खून कम रहता है, यदि HB हीमोग्लोबिन 8-9 है तो फिर वो तो खुद ही TMT में खराबी दे सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एक बार जी एसिमुलेट करके एक फाइनल डिसीजन लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। और आप रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भी संपर्क कर सकते हैं, सर वहीं से हैं और इनसे भी आप परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। सर एक और दर्शक रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम बताएं और फिर आपका सवाल पूछें। जी, मैं राकेश चौहान बोल रहा हूँ कनकी से। जी राकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। सिकलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ, सिकलिंग कितने प्रकार के होते हैं? जी राकेश जी, हो जाए जैसे तो राकेश जी, फुल वाइट बेहतर दवाई है क्या सर? विषय से थोड़ा अलग सवाल है इनका, शैली जी। जी दोनों बात समझ गए हैं, लेकिन राकेश जी आज हम लोग हार्ट पे बात कर रहे हैं। जी 29 को वर्ल्ड हार्ट डे है, मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आपका जो सवाल है उसमें बहुत बेसिक जानकारी मैं दे सकता हूँ। सिकलिंग जो है वो जेनेटिक है और छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है। दो तरह के होते हैं, एक ट्रेट और दूसरा डिसीज़। ट्रेट जो कहते हैं जनरली उस व्यक्ति को सिकलिंग से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, उसका ब्लड भी नॉर्मल रहता है। डिसीज़ वाला जो होता है उसमें ज़रूर ब्लड कम रहता है और फिर वो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपने जो कहा कि जिसका सिकलिंग पॉजिटिव है उसके लिए फुल वाइट अच्छी दवा है क्या, तो बिल्कुल। इवन सिकलिंग ट्रेट जिसको कोई समस्या नहीं है, जिसका ब्लड भी नॉर्मल है, उसको भी फुल वाइट लेने से स्थिति स्थिर रखने में मदद मिलती है। और डिसीज़ वाले को फुल वाइट ही नहीं, फिर बहुत सी दवाएं और भी हैं जो उनकी बीमारी की स्थिति के हिसाब से दी जाती है। जी इससे ज़्यादा शायद आपकी मदद कोई ब्लड एक्सपर्ट कर पाएगा राकेश जी। बिल्कुल सर, चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, बातें बहुत सारी करनी है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। जाते जाते हम आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे और सारे कॉलर्स जो जुड़े उनसे माफी भी मांगना चाहेंगे कि हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। सर जाते जाते एक फाइनल कमेंट आपका दर्शकों के नाम कि इतने सारे कारण और लक्षणों पर हमने बात की, बचाव कैसे इसका। जी देखिए, बचाव या टेक अवे मैसेज दे देता हूँ मैं। जी बचने के लिए हार्ट हेल्दी डाइट। अब आप समझ सकते हैं, जंक फूड अवॉइड करिए, हाई फैट अवॉइड करिए, वेजिटेरियन डाइट की ओर अपना ज़्यादा रुझान रखिए। दूसरा, हमने एक्सरसाइज पे बात की, नियमित व्यायाम करिए। व्यायाम से सिंपल अगर वॉक भी करते हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। और तीसरा, आप पहचानिए कि आपको हार्ट अटैक की संभावना कितनी है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और जांच कराने जाएं तो ट्रेडमिल टेस्ट या TMT के लिए बोलना ना भूलें। ये 3 चीज़ आप याद रखिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल।
तो संक्षेप में से, लेकिन सर ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया और वर्ल्ड हार्ट डे पर आप इन तमाम बातों को ध्यान रखें और अपने दिल का बहुत ख्याल रखें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में समय देने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ सेहत में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसूड़ों की मजबूती व सेंसिटिविटी का इंस्टेंट सॉल्यूशन और दंतकांति नेचुरल व दंतकांति एडवांस है पायरिया, पीलापन, कैविटी व जम से लड़ने का ब्रह्मास्त्र। What is the status of GL site? ओके, और वो सरिया का ऑर्डर हो गया है ना? ओके, हाँ मैं ऑन द वे हूँ, बस आ रही हूँ। मम्मा, सरिया मतलब क्या होता है? बेटा, सरिया मतलब कोर सरिया।